हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जो आपके बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 6 लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार स्क्रीन पे ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ टॉपिक है जो हम लोग पिछले 5 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी। ओबी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसका नेचर, इसका स्कोप, चैलेंजेस, इंपॉर्टेंस, ये सब डिस्कस हो चुका है। ओबी के 4 इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन, सपोर्टिव एंड कोलिजियल, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ाया था, इंडिविजुअल बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है। 3 मॉडल्स होते हैं, एसआर, एसओआर एंड एसओबीसी मॉडल, वो भी डिटेल में समझा। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमने समझा। इसके साथ ही कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को इंपैक्ट डालते हैं, वो देखा। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पिछले 5 लेक्चर वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी का, जिसमें हमें ये सारे टॉपिक, पर्सनालिटी ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। पर्सनालिटी क्या है, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। पर्सनालिटी क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, पर्सनालिटी की बहुत सारी डिफिनीशंस दी गई है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। पर्सनालिटी की 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, सेल्फ थ्योरी, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है, तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आते हैं उसमें, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं कुछ अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग दिस पर्सनालिटी टॉपिक। ये जो पर्सनालिटी का पूरा ये चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अभी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों किसी मैनेजर को पर्सनालिटी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी तो वैसे तो हिंदी में बात करूं, पर्सनालिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी मतलब होता है व्यक्तित्व, शख्सियत। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी। हम कहते हैं ना, इस पर्सन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी शख्सियत है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड तो हम यूज कर लेते हैं पर्सनालिटी, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या है वो आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पर्सनालिटी बेसिकली, ये जो टर्म है पर्सनालिटी, दिस इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है। ये जो वर्ड पर्सनालिटी है, दिस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। ठीक है, पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, टू स्पीक थ्रू। जिसका मतलब क्या है, टू स्पीक थ्रू। तो सही बात है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे बारे में बता रही होती है कि हम किस टाइप के पर्सन है। तो इसीलिए पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब है टू स्पीक थ्रू। पर्सनालिटी की एक डिफिनेशन क्या है कि पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन के जो भी ट्रेट्स है, ट्रेट्स मतलब जो भी लक्षण है, ठीक है, जो भी उसके फीचर्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, इन सबका सम क्या होता है, पर्सनैलिटी कहलाता है। ठीक है, ये पहली डिफिनेशन है। मैं आपको 4-5 डिफिनेशन बताऊंगी, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो शॉर्ट डिफिनेशन भी बताऊंगी, लॉन्ग डिफिनेशन भी बताऊंगी, कुछ एक्सपर्ट्स ने जो डिफिनेशन दी है वो भी बताऊंगी। तो आपको इन सारी डिफिनेशन में जो सही लिखे लगे वो आप एग्जाम में लिख के आइएगा। ठीक है, तो सबसे पहली डिफिनेशन पर्सनालिटी की क्या है कि पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन के जो भी लक्षण है, जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उन सब का जो सम होता है, दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी। ठीक, ये पहली डिफिनेशन हुई। दूसरी डिफिनेशन पर्सनालिटी की क्या है कि पर्सनालिटी इज द यूनिक मोड ऑफ रिस्पॉन्स टू लाइफ सिचुएशन। यानी किस तरीके से कोई पर्सन लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, किस यूनिक तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसी को कहा जाता है पर्सनालिटी।
ये बात समझ में आई? पर्सनालिटी क्या है कि कोई भी पर्सन किस यूनिक तरीके, किस अनोखे तरीके से किसी लाइफ की सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करता है, इसको कहा जाता है उस पर्सन की पर्सनालिटी। देखिए कभी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देखेंगे कुछ लोग क्या होता है एकदम पैनिक हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी को बहुत समझदारी के साथ सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट तरीके हैं रिस्पॉन्स करने का टू अ लाइफ सिचुएशन, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बनती है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है, यूनिक मोड ऑफ रिस्पॉन्स टू लाइफ सिचुएशन, यानी जिंदगी के लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन पे आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसी को कहा जाता है पर्सनालिटी। ये दूसरी डिफिनेशन हुई। तीसरी डिफिनेशन पर्सनालिटी की क्या है, पर्सनालिटी इज यूज इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स थ्रू एक्सटर्नल अपीयरेंस। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी एक तरीका है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हम अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अदर पर्सन को। और या ये कह सकते हैं कि पर्सन डिस्प्ले हिमसेल्फ टू द पब्लिक, यानी कोई पर्सन किस तरीके से पब्लिक में अपने आप को डिस्प्ले करता है ना, ये कहते हैं उसकी पर्सनालिटी है। ठीक है, कोई पर्सन अपने आप को पब्लिक में किस तरीके से डिस्प्ले करता है, दिस इज कॉल्ड इट्स पर्सनालिटी, इसको कहते हैं उस पर्सन की पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये मैंने तीन आपको सिंपल डिफिनेशन बता दी पर्सनालिटी की। अभी दो हम लॉन्ग डिफिनेशन देखेंगे पर्सनालिटी की। तो फर्स्ट डिफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट रूश। ठीक है, RUCH, इनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी की डिफिनेशन क्या है कि पर्सनालिटी शुड इंक्लूड, इन्होंने डिफिनेशन दी थी पर्सनालिटी की, इन्होंने क्या कहा था कि पर्सनालिटी शुड इंक्लूड, यानी पर्सनालिटी में क्या क्या आता है। तो पर्सनालिटी में आता है सबसे पहले एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, यानी हमारा बिहेवियर किस टाइप का है, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम दिखते कैसे हैं, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी में क्या आता है, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज अ परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग फोर्स, यानी हमारी इनर अवेयरनेस क्या है, ठीक है, हमें अपने बारे में कितनी अवेयरनेस है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक, ये दूसरी चीज आती है। तीसरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरेबल ट्रेड्स बोथ इनर एंड आउटर, यानी जो मेजरेबल लक्षण है, ट्रेड्स हैं, ठीक है, चाहे हमारे इनर या आउटर, इन सबको मिला के बनता है पर्सनालिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपर्ट, ये जो एक्सपर्ट थे इन्होंने कहा था कि किसी भी पर्सनालिटी में ये तीन चीजें आती है, पर्सनालिटी में ये तीन चीजें आती हैं, हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, हमारी इनर सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने बारे में कितना पता है, हमारे जो मेजरेबल ट्रेट्स हैं इनर एंड आउटर दोनों, तो ये सब मिलके बनाते हैं किसी पर्सन की पर्सनैलिटी। ठीक, तो ये हो गई चौथी डिफिनेशन। एंड लास्ट डिफिनेशन, एक और डिफिनेशन बताती हूँ, चौथी नहीं नहीं, पांच और छह डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, दिस इज द फिफ्थ डिफिनेशन। तो फिफ्थ डिफिनेशन जो है पर्सनालिटी की, दिस इज गिवन बाय एक्सपर्ट हिलग्रैड एंड एटकिंसन, इन्होंने पर्सनालिटी की पांचवी डिफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि पर्सनालिटी में बी अंडरस्टूड एज द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड मोड ऑफ थिंकिंग दैट डिटरमाइन अ पर्सन एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, यानी इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कोई पर्सन किस तरीके से एडजस्ट होता है एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए वो किस तरीके का बिहेवियर रखता है, किस तरीके की उसकी मोड ऑफ थिंकिंग होती है, सोचने का तरीका क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, दिस कंप्राइजेस द पर्सनालिटी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि पर्सनालिटी किस चीज से बनती है, पर्सनालिटी बनती है कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, यानी कोई पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है, कोई पर्सन किस तरीके से सोचता है, ठीक है, जिससे वो जो भी इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट हो पाए। मैंने बताया ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई संकट का समय आ जाए, कुछ लोगों की हालत खराब हो जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं। तो आप देखेंगे मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं एकदम, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, लेकिन दूसरे लोग क्या है, उनकी थिंकिंग ये है कि अगर मुश्किल आई है तो वो ये समय भी कट जाएगा, एक अच्छा समय भी आ जाएगा जल्दी से, तो वो क्या है, वो एडजस्ट हो जाते हैं टू द एनवायरमेंट। तो ये क्या है, ये उनकी पर्सनालिटी है। उनका बिहेवियर कैसा है, उनका बिहेवियर, जो पर्सन इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर लेता है उसका बिहेवियर अलग होगा, लेकिन जो लोग पैनिक हो जाते हैं उनका बिहेवियर अलग टाइप का है। तो ये क्या है, पर्सनालिटी है। तो दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय हिलग्रैड एंड एटकिंसन ने ये डिफिनेशन दी थी। एंड नाउ कम टू द लास्ट डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, अब आखिरी छठी डिफिनेशन। देखिए मैं 6 डिफिनेशन इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट आइडिया हो जाए, इन 6 में से कोई 2 डिफिनेशन एग्जाम में लिख दीजिएगा। अगली डिफिनेशन क्या है पर्सनालिटी की, कि पर्सनालिटी इज द पैटर्न ऑफ रिलेटिवली इंड्यूरिंग वेज इन विच अ पर्सन फील, थिंक एंड बिहेव, यानी कोई पर्सन किस तरीके से फील करता है, किस तरीके से सोचता है एंड किस तरीके से बिहेव करता है, ये मिलके बनती है उसकी पर्सनालिटी। ठीक है, कोई पर्सन कैसा फील करता है, देखिए कुछ लोग हमेशा नहीं डिसअपॉइंटेड,
हमेशा पेसिमिस्टिक, हमेशा निराशावादी, मतलब हमेशा उदास ही रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो कोई पर्सन किस तरीके से फील करता है। और कुछ लोग आप देखेंगे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, वो जिस रूम में इंटर करते हैं उनके साथ एनर्जी फ्लो करती है, उस रूम में एनर्जी भी साथ में उनके आती है। तो वही है, ये उनकी पर्सनालिटी है। तो कोई पर्सन कैसा फील करता है और वो कैसा सोचता है, आपने देखा होगा जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं, उनकी सोच भी अलग होती है। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम रख दीजिए आप, वो उसका सोल्यूशन बताएंगे, वो उस प्रॉब्लम को और नहीं बढ़ाएंगे। जबकि दूसरे टाइप के पेसिमिस्टिक लोग जो होते हैं, निराशावादी, उनके सामने प्रॉब्लम रख दीजिए और वो और उदास हो जाएंगे और अपनी पूरी टीम को भी और ज्यादा उदास कर देंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव भी करते हैं। तो ये सारी चीजों से मिलकर बनती है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज द वे इन विच अ पर्सन फील, थिंक एंड बिहेव। यानी किस तरीके से कोई पर्सन फील करता है, कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, ये सब मिलके बनता है उस पर्सन की पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये थी 6 डेफिनेशन पर्सनालिटी की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनालिटी की थ्योरीज। तो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है पर्सनालिटी की। साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी। नेक्स्ट है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। तीसरा है ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट है सेल्फ थ्योरी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है पर्सनालिटी की, जो अब हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी से। ठीक, तो ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, सबसे पहले तो बता दो, दिस साइको एनालिटिक थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रायड ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने थ्योरी दी थी। ही इज द मेन साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट। ये मेन साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट थे। इवन इनको क्या कहा जाता है, ये जो सिगमंड फ्रायड थे, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। आपको पता होना चाहिए, ये जो सिगमंड फ्रायड है, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस है ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था इस थ्योरी में? इन्होंने कहा था दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन नोशन दैट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज मोर अफेक्टेड बाय अनसीन फोर्स देन ही इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस एंड रेशनल थॉट। तो इस थ्योरी में उन्होंने सबसे पहले कहा था कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है, वो जो अनसीन फोर्सेस होते हैं, अनकॉन्शियस जो चीजें होती हैं, अनसीन फोर्सेस होते हैं, उनसे ज्यादा किसी पर्सन का बिहेवियर इंपैक्ट होता है रादर देन कॉन्शियस एंड रेशनल थॉट। ठीक है, कॉन्शियस, ठीक है, यानी चेतन मन, कॉन्शियस मतलब चेतन, अनकॉन्शियस मतलब अनचेतन। ठीक है, तो कॉन्शियस एंड रेशनल थॉट से कम अनसीन फोर्सेस से ज्यादा किसी पर्सन का बिहेवियर इंपैक्ट होता है। ठीक है, एंड ये थ्योरी क्या कहती थी? देखिए इसका नाम क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी ना। तो ये थ्योरी पर्सनालिटी की थ्योरी है। तो ये थ्योरी कहती थी कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है, वो क्यों होती है, वो जो पर्सनालिटी निकल के आती है किसी पर्सन की, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन का साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क किस तरीका है, साइकोलॉजिकल वो जो फ्रेमवर्क किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन की पर्सनालिटी निकल करके आती है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है किसी भी पर्सन का, इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा कि ये जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है किसी भी पर्सन का, इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इफेक्ट डालते हैं। और ये जो 3 एस्पेक्ट बताने जा रही हूं मैं आपको, ये इंटर रिलेटेड है लेकिन कन्फ्लिक्टिंग है। कन्फ्लिक्टिंग कैसे है, इंटर रिलेटेड कैसे है, ये सब अभी मैं बताऊंगी आपको। और ये कौन कौन से कौन कौन से एस्पेक्ट है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। बहुत सुना होगा आपने ये, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये 3 कह लीजिए एस्पेक्ट हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल कह लीजिए फ्रेमवर्क के 3 एस्पेक्ट हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं। या कह लीजिए, ये एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, या कह लीजिए ये जो 3 है ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, या ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन है उसके ये 3 पार्ट होते हैं जो किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इंपैक्ट डालते हैं। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ब्रेन के 3 पार्ट आप कह सकते हैं। या कह लीजिए ये 3 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जिनसे किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी रन होती है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। चलिए पहले इड की बात करते हैं। इड, तो इड क्या है? ये जो इड होता है, ये ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल। ये प्लेजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इड, मैंने बताया ना, ब्रेन के 3 पार्ट मान लीजिए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, 3 पार्ट ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया इड।
तो इड जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो पार्ट होता है, इड जो है ह्यूमन साइकोलॉजी का वो पार्ट होता है जो क्या चाहता है, जो चाहता है कि हमारी जो भी नीड्स है, चाहे वो बायोलॉजिकल या इंस्टिंक्टिव नीड, जो भी नीड्स है ना, वो तुरंत फुलफिल हो, जो चाहिए वो अभी चाहिए। ठीक है, तो इड वो पार्ट होता है ब्रेन का जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है कि प्लेजर मिलना चाहिए, मतलब मोबाइल कर रहे हैं तो हम करते रहें, कोई काम ना करें, आराम करें, खाएं। ठीक है, तो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, और ये जो इड है, ये इसका मतलब ये क्या चाहता है, ये चाहता है जो भी नीड्स है, जो भी इसकी डिमांड्स है, वो तुरंत ही फुलफिल की जाए। ठीक है, लेकिन क्या ये बात अच्छी है? पहले तो ये बता दूं कि जनरली जो पर्सन जब पैदा होता है, जब इंसान पैदा होता है ना, तो ये इड पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है। इसलिए आप देखेंगे बच्चों में बहुत ही इड पर्सनालिटी, नहीं कोई टॉय चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, तो इड पर्सनालिटी पहले होती है। पर्सन जब पैदा होता है तो इट पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है। ठीक, लेकिन वो जब धीमे धीमे मेच्योर होता है, कोई भी इंडिविजुअल जब धीमे धीमे मेच्योर होता है, तो बताइए क्या ये जो इड पर्सनालिटी है, क्या ये सही है? कोई भी जो हमारी डिमांड है, जो भी नीड्स है, बायोलॉजिकल या इंस्टिंक्टिव नीड, जो भी नीड्स है हमारी, क्या तुरंत फुलफिल होनी चाहिए? नहीं ना, इन पे कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए जब पर्सन धीमे धीमे मेच्योर होता है तो वो लर्न करता है टू कंट्रोल द इड। ये जो इड पर्सनालिटी है इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है धीमे धीमे। और ये कंट्रोल कैसे करता है? थ्रो सुपर ईगो। अभी मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल कैसे करता है, थ्रो सुपर ईगो। देखिए एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूं। देखिए पहले यहाँ पे इड है, उसके बाद है ईगो, और ये फिर इसके बाद आता है सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो एक्चुअली एकदम मेच्योर एज में, ये पर्सनालिटी का वो पार्ट है जो एकदम मेच्योर एज में आता है, जिसमें पर्सन डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, लेकिन इड में क्या होता है कि कोई चीज चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, इमीडिएटली हमारी जो भी नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सुपर ईगो है। ठीक, लेकिन सुपर ईगो को ज्यादा ही मतलब एकदम नॉर्म्स पे बेस्ड है, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या बैलेंस बनाता है? ईगो बैलेंस बनाता है। यानी समझदारी के साथ कौन सा काम कब करना है, किस प्लेस पे करना है, किस समय पे करना है, वो ध्यान रखता है ईगो पर्सनैलिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब एक बात और है, ये जो इड है इसको कंट्रोल करना जरूरी है ना। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा मन जो कर रहा है हम वो करेंगे। अगर हमारा मन कोई गलत काम, कोई चोरी, किसी को परेशान करना या कोई भी गलत काम करने का कर रहा है, तो इंसान करेगा अगर उसका इड पे कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जितने क्रिमिनल्स होते हैं दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर इड, उनका उनके इड पर कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए ईगो, फिर उसी को कंट्रोल करने के लिए ईगो एंड सुपर ईगो आया है। ठीक है, तो ब्रेन के तीन पार्ट है। पहला है इड, इड किस पे ऑपरेट करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ये वो पार्ट है साइकोलॉजी का जो चाहता है कि जो भी नीड्स है वो अभी के अभी फुलफिल हो। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ इट इज नॉट चेक बाय ईगो, यानी अगर इड को कंट्रोल नहीं किया, ईगो से एंड सुपर ईगो से नहीं कंट्रोल किया, तो जो अनकॉन्शियस नीड है, देखिए एक तो होती है कॉन्शियस नीड, यानी सोच समझ के जो हमें हमारी जरूरतें होती हैं, लेकिन जो अनकॉन्शियस नीड है उसको भी फिर इड पूरा करेगा। यानी जो क्रिमिनल होते हैं वो यही तो कर रहे होते हैं, क्रिमिनल जो भी उनकी इच्छाएं, मतलब क्रिमिनल जो होते हैं अगर चोरी करना, किसी को परेशान करना, ठीक है, वो क्या है, वो अपनी अनकॉन्शियस नीड भी फुलफिल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इड पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए फिर आया ईगो। ठीक, तो ईगो के बारे में देखते हैं। तो इट समझ में आ गया आपको? एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर कर रही हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड भी कर लीजिएगा। तो ये था इड, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और जो क्रिमिनल होते हैं उनका उनके इड पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए कंट्रोल करने के लिए फिर आया ईगो। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन है ईगो। बताया था ना ब्रेन के तीन पार्ट, यही मान लीजिए ब्रेन के तीन पार्ट। पहला है इड, जब बच्चा पैदा होता है या कोई पर्सन पैदा होता है ना, तो वो इड के साथ ही उसमें रहता है, इड पर्सनालिटी के साथ होता है। फिर उसके बाद आता है ईगो। तो ईगो क्या है? ईगो इज अ कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजी। यानी ह्यूमन पर्सनालिटी का या साइकोलॉजी का लॉजिकल एंड कॉन्शियस पार्ट होता है ईगो। ठीक है, एंड ईगो जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। जो इससे पहले हमने इड जो पर्सनालिटी पढ़ी थी उसमें क्या था, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता था, यानी जिस काम को करने में प्लेजर मिल रहा है वही काम किया जाएगा, इड ये कहता था। ठीक है, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, खूब खाना खाना, ठीक है, उस पे काम करेगा, प्लेजर जिस चीज में मिल रहा है वो करेगा। लेकिन ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, यानी जो चीज सही, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के हिसाब से जो चीज सही है ना, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। यानी जो काम जिस समय पे, जिस प्लेस पे करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ईगो काम करता है। तो ये वो पार्ट है ब्रेन का
जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक, ये जो इड है रिप्रेजेंट करता है अनकॉन्शियस पार्ट, लेकिन जो ईगो है वो कॉन्शियस पार्ट रिप्रेजेंट करता है। ये जो ईगो है वो चेक करता है अनकॉन्शियस नीड ऑफ इड। जो ईगो है, जो भी अनकॉन्शियस नीड है इड की, उसको चेक करता है। कैसे चेक करता है? थ्रू रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, थ्रू इंटेलेक्ट एंड रीजन। यानी जो ईगो है वो अपने मतलब इंटेलेक्ट यानी जो समझदारी के साथ, रीजंस के साथ कि हमें कोई काम इस समय करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एग्जाम के टाइम हमें मोबाइल या टीवी या जो भी चीज हमें प्लेजर दे रही है वो करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन चेक करता है? ये चेक करता है ईगो। ठीक, एंड इड और ईगो में क्या होता है? इन दोनों की फंक्शनिंग के कारण क्या होता है? इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी तो अराइज करती है। हम आपने देखा होगा हमारा जो दिमाग है उसका एक पार्ट कह रहा होता है नहीं मोबाइल चला लो, कोई बात नहीं अभी बाद में पढ़ लेंगे, और दूसरा पार्ट कह रहा होता है नहीं कल एग्जाम है, पढ़ाई करनी है। तो ये क्या हो रहा होता है? इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज करती है, जिसमें इड क्या चाहता है? इड चाहता है कि इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ नीड, यानी अभी जो जरूरत है वो तुरंत फुलफिल हो, अभी मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ, टीवी देखना चाहता हूँ, अभी मैं करूंगा। जबकि ईगो क्या कहता है? ईगो इस चीज को पोस्टपोन करता है और कहता है कि नहीं, जब सही समय आएगा, सही प्लेस आएगी तब किया जाएगा, एग्जाम पहले दे लो उसके बाद मोबाइल चला लेना। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट है ईगो। अब बात करते हैं सुपर ईगो की। तो ये जो सुपर ईगो है ना, ये परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। और जब एक पर्सन काफी मेच्योरिटी की एज में आ जाता है, देखिए इड तो एकदम कह लीजिए जब पर्सन बॉर्न होता है तो इड पर्सनालिटी के साथ आया, फिर ईगो जब पर्सन थोड़ा मेच्योर होता है, एडल्ट होता है तो ईगो आया, फिर उसके बाद सुपर ईगो क्या आता है? जब पर्सन एक मतलब हायर एज पे पहुंच जाता है, समझदारी काफी हायर एज में पहुंच जाता है, तब ये सुपर ईगो की स्टेज आती है। ये परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। एंड सुपर ईगो में क्या होता है कि पर्सन जो है अपने लिए कुछ सोशल एंड पर्सनल नॉर्म्स बनाता है। ठीक है, अपने खुद के कुछ रूल रेगुलेशन, पर्सनल एंड सोशल नॉर्म बनाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर करता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। ठीक, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे द सुपर ईगो प्रोवाइड नॉर्म्स टू ईगो। ये जो सुपर ईगो है ये प्रोवाइड करता है नॉर्म्स यानी रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है ईगो को, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि क्या सही है क्या गलत है। राइट, तो ये था सुपर ईगो। वैसे तो अगर बात करें ये एज के अकॉर्डिंग है, इड एकदम बचपन की स्टेज है, ईगो उससे मतलब एडल्ट स्टेज है, एंड सुपर ईगो मेच्योर मतलब काफी 60s 50s की एज है। लेकिन एक बात और है कि पर्सन की ये जो तीनों जो पार्ट है ब्रेन का, ये तीन ब्रेन के पार्ट ही हैं, आई इड, ईगो एंड सुपर ईगो। बट एक कह लीजिए एक जो थिंकर्स है उनका ये भी कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि एज के साथ इसका रिलेशन हो। जो क्रिमिनल है उनका तो पूरी जिंदगी अपने इड पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो जो भी अपनी नीड से पूरी जिंदगी फुलफिल करते रहते हैं। जबकि जो ईगो जब आ जाता है, ठीक है, तो वो जिन पर्सन का ईगो इड पे मतलब कह लीजिए जिनका ईगो इड को कंट्रोल कर लेता है, फिर उनमें वो समझदारी आ जाती है कि नहीं ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए, सही समय पे काम करना चाहिए। एंड जो सुपर ईगो है उसमें पर्सन में काफी समझदारी आ जाती है कि नहीं ये काम तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं करना है, ये काम सही है, ये करना है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें एज का फैक्टर है, लेकिन एक दूसरे थिंकर्स भी हैं जिनका कहना है कि इसमें एज का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनका पूरी जिंदगी इड पे कंट्रोल ही नहीं रहता है, वो क्रिमिनल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था साइको एनालिटिक थ्योरी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि ये जो फ्रायड की जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसमें कोई भी मेजरेबल आइटम नहीं है साइंटिफिक वेरिफिकेशन के लिए। तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये टोटल पिक्चर ऑफ बिहेवियर नहीं बताता। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है? ये जो थ्योरी है ये बिहेवियर यानी ओवरऑल एक पर्सन का बिहेवियर किन किन रीजंस के कारण होता है इसके बारे में ये थ्योरी नहीं बताती है। ठीक है, इसीलिए ये थ्योरी जो है बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बिहेवियरल साइंस में। आगे मैं 3 थ्योरीज और बताऊंगी जो इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट है ओबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी में वो ज्यादा रिलेवेंट है। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन थी। राइट, तो चलिए आज हमने पढ़ा साइको एनालिटिक थ्योरी। अगले टर्न पे अब मैं आपको सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज हम एक ये थ्योरी हमने पढ़ ली है, प्लस हमने पर्सनालिटी की 6 डिफिनीशंस पढ़ ली है। तो अभी आप उतना पढ़ के रखिएगा, अगले टर्न पे बाकी जो पर्सनालिटी की थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में ही मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।